पहला प्रश्न, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध पृथ्वी मंगल शुक्र मंगल, बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। इसमें कौन सा क्रम बिल्कुल सही है? इसमें पहला वाला क्रम बिल्कुल सही, मरकरी वीनस अर्थ मार्स। ठीक है। दूसरा प्रश्न, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम मतलब क्या है? बड़े से छोटा, है ना, बड़े से छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर। बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, बृहस्पति शनि वरुण अरुण पृथ्वी शुक्र बुध और मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी बुध मंगल और एवं शुक्र, बृहस्पति शनि अरुण वरुण शुक्र पृथ्वी मंगल एवं बुध। तो इसको एक हमको तरीके से याद करना है। क्या है? सबसे पहले लिखेंगे कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। सबसे पहले ग्रह यदि हमको पता है बृहस्पति, तो जुपिटर के बाद सन लिखेगा, SUN सन। ठीक है। उसके बाद लिखेगा ईवीएम, जो छोटी बच्चों की किताब आती है, और लास्ट में M। तो सबसे पहले हो गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपटून, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। तो सबसे बड़ा जुपिटर है और सबसे छोटा मरकरी है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा सही? इसका उत्तर ये वाला बिल्कुल सही माना जाएगा, ए वाला। तीसरा प्रश्न, निक्स ओलंपस पर्वत किस ग्रह पे स्थित है? बुध, पृथ्वी, शुक्र और डी मंगल। ये किस पे सही है? ये है मंगल पे, ध्यान रखिएगा। और ये जो है निक्स ओलंपिया, ये मंगल ग्रह पे, और ये एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। मतलब ये एवरेस्ट तो 8,848 मीटर है, तो 8,848 मीटर पे एवरेस्ट है, ये इससे भी 3 टाइम्स ज्यादा ऊपर है। और यहीं पे जो याद रखिएगा, यहीं पे जो मंगल पे है एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओलंपस मोन्स। ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, दुनिया का सबसे, ठीक है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ये। याद रखिएगा। ठीक है। और मंगल ग्रह के बारे में जान लीजिएगा, इसको रेड प्लैनेट या लाल प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो, क्यों कहते हैं इसको लाल प्लैनेट? क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके वायुमंडल में 95% क्या मिलती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। और इसके 2 वो भी हैं उपग्रह, क्या नाम है इनका? इन उपग्रहों का नाम है फोबोस और डिमोस। याद रखिएगा, इसके उपग्रहों के नाम है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि पार्थिव ग्रह क्या है। पार्थिव ग्रह वो ग्रह हैं जिनका निर्माण सूर्य के पास हुआ है। ठीक है। इनका तापमान अधिक होता है, क्योंकि सूर्य के पास है तो निश्चित रूप से तापमान अधिक होगा। और सूर्य के निकट सौर वायु अधिक शक्तिशाली होने के कारण पार्थिव ग्रह में धूल कण और गैस उड़ा दी गई होती है सौर विकिरण के द्वारा। ठीक है, उड़कर चली जाती है। और ये आकार में छोटे होते हैं और गुरुत्वाकर्षण भी कम होता है इनका। आकार छोटे होते हैं, गुरुत्वाकर्षण कम होता है, और इनमें लोह व निकल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? इस पे नहीं पूछा है। तो इस पे कौन से ग्रह हैं जो सूर्य के पास हैं? बुध, शुक्र और मंगल। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी, शनि। तो जान लीजिए कि पार्थिव ग्रह के अंदर 4 ग्रह आते हैं। कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये याद रखिएगा, ये 4 आते हैं जो पार्थिव ग्रह
कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों वामवर्त घूमते हैं? अर्थात जिनकी जो दिशा है घूमने की कौन सी होती है? पश्चिम से पूर्व होती है, लेकिन यहां पे दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी दिशा पूर्व से पश्चिम है। अर्थात यहां पे सूर्य कहां पे निकलता होगा? पश्चिम दिशा में। सूर्य कहते हैं ना पश्चिम से निकला है सूर्य, तो यहां पे कहावत होती है। तो इस पे कौन कौन से दो ग्रह हैं बताइए जल्दी से। इसमें है शुक्र और अरुण। इंग्लिश में इसको बहुत याद रखने का बहुत आसान तरीका है, वीनस और यूरेनस। वी और यू अल्फाबेट के जो लास्ट वर्ड्स आते हैं ना, वी और यू, इसको अच्छी तरह याद रखिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। शुक्र और अरुण मतलब वीनस और यूरेनस। लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहां एक दूसरे से मिलती है? ए उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर, बी उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर, सी अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर और डी यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट के। तो इसका उत्तर है ए उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर। इस मानचित्र को ध्यान से देखिए। देखिए लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है और ये क्या है? गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा है। तो ये दोनों कहाँ पे मिल रही हैं? ये वास्तव में जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं उस जगह का क्या नाम है? उस जगह का ये जो नाम है उसका नाम है न्यू फाउंडलैंड। ये न्यू फाउंडलैंड जगह है जहाँ पे ये जलधारा आपस में मिलती है। न्यू फाउंडलैंड ये एक द्वीप है उत्तरी अमेरिका के तट पे जहां पे जलधारा दोनों आपस में मिलती हैं, क्योंकि एक गर्म होती है और जैसे गल्फ स्ट्रीम की, और ये लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है, जिसके कारण यह घना कोहरे का निर्माण होता है और जहाजों को चलने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन ये फिशिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्लैंकटन काफी मात्रा में पाए जाते हैं जो मछलियों के खाने के काम आते हैं, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे वो जो बैंक्स बने हुए हैं जहाँ पे मछलियों को पकड़ी जाती है, जैसे जॉर्ज बैंक आदि जो नाम है यहीं पे स्थित है जहाँ पे विश्व में सबसे अधिक मछलियां पकड़ी जाती हैं। निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? एक क्यूरोशियो धारा, बी गल्फ स्ट्रीम धारा, सी रेनील धारा, डी लेब्राडोर धारा। तो इसका उत्तर है डी लेब्राडोर धारा। क्यूरोशियो किस पे चलती है? प्रशांत में। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक में, और जो रेनेल है ये भी अटलांटिक में ही है। अटलांटिक में ये फ्रांस के पास है, फ्रांस के पास बिस्के की खाड़ी है। जो फ्रांस के पास बिस्के की खाड़ी है उस पर चलती है, और ये वास्तव में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का एक रूप है या एक शाखा के रूप में हम कह सकते हैं। अभी जो हम लोग प्रश्न कर रहे थे उसमें देखिए, ये जो लेब्राडोर की धारा है जो ब्लैक रंग से ठंडी जल धारा है, ठीक है। ये देखो गल्फ स्ट्रीम है, ये रेड रंग से, ये भी गर्म जलधारा है। फिर रेनील जो मैंने बताया था ये है बिस्के। ये जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है इसी की एक जलधारा यहाँ फ्रांस में चली आती है जिसको रेनील के नाम से जानी जाती है। और क्यूरोशिवो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, ये भी देखिए क्यूरोशिवो, ये भी रेड रंग की है जलधारा। तो इसमें कौन सी एक ब्लैक रंग से शो की जा रही? लेब्राडोर जलधारा जो ठंडी जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का, निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा? ठंडी, ए बेंगुला, क्यूरोशिवो, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील। तो देखिए अब आपको तो इतना प्रश्न कर लिया, तो ये क्यूरोशिवो भी वार्म है, ये चलती है जापान के पास, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम भी वार्म है, ये चलती है अटलांटिक में, ठीक है। अब आपको बेंगुला और ब्राजील की जलधारा रह गई है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ए बेंगुला की जलधारा ठंडी जलधारा है और ब्राजील की जलधारा भी एक गर्म जलधारा है। देखिए इस मैप में ये देखिए कि कहां पे है, आप लोग ये देख रहे हैं, ये कौन सी जलधारा है? ब्राजील की जलधारा है। ये देखिए गर्म जलधारा है, क्योंकि देखिए सीधा कंसेप्ट जानिए कि गर्म जलधाराएं वो होती हैं जो भूमध्य रेखा से इक्वेटर से ध्रुवों की ओर चलती हैं, वो
गर्म जलधारा होती है, और जो ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ चलती है वो ठंडी जलधारा होती है। तो इसी प्रश्न के उत्तर में आप देखिए कि जो ब्राजील की जलधारा, ये देखिए इक्वेटर लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से आप देखिएगा, इसको मैं ठीक कर देता हूं, आप ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, इक्वेटर लिखा हुआ है। तो गर्म जलधारा वो जलधारा होती है जो इक्वेटर से ध्रुवों की ओर चले, और ठंडी जलधारा वो धारा होती है जो ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ चले। तो ये देखिए, हम ब्राजील लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कहां से चल रही है, इक्वेटर से ध्रुव की ओर चल रही है, तो ये गर्म जलधारा हो जाए। और बेंगुएला की धारा देखिए, ये ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ चल रही है, तो ये क्या हो जाएगी, ये एक ठंडी जलधारा हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन एक गर्म जलधारा है? ए पेरुवियन धारा, केनारी धारा, बेंगुएल धारा, ब्राजील धारा। तो इसका जो उत्तर है कौन सा है, ये पूछा है गर्म जलधारा, तो इसका उत्तर है डी, ब्राजील जलधारा एक गर्म जलधारा है। इस मैप से इस प्रश्न को छोड़िए, तो पहला कौन सा था, पेरुवियन की धारा। देखो पेरू की धारा, ये हम्बोल्ट की जलधारा, देखो ध्रुव से इक्वेटर की तरफ जा रही है, तो ठंडी जलधारा हो गई। फिर केनारी की धारा, ये देखिए केनारी की धारा कौन सी है, इसमें ये देखिए, ये रही केनारी की धारा, ये लिख रही है, ये भी ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ आ रही है, तो ये भी ब्लैक रंग से सूखी है, ये भी ठंडी जलधारा है। बेंगुएला की धारा देखिए, ये भी ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ जा रही है, बेंगुएला की, ये भी क्या है, ठंडी जलधारा है। और ये एक ब्राजील धारा है जो रेड रंग से आ रही है, तो ये गर्म जलधारा। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, ब्राजील धारा। निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा नहीं है? ए फॉकलैंड की धारा, बी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, सी कैलिफोर्निया की धारा, डी अगुलाहास की धारा। तो इसका उत्तर है डी अगुलाहास की धारा। इस मैप को ध्यान से देखिए, कौन कौन से कंसेप्ट थे। पहले एक थी फॉकलैंड की धारा, ये देखिए फॉकलैंड की धारा ब्लैक रंग से दिखा है, ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की, ये ठंडी जलधारा है। फिर एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, ये देखिए, ये पर्थ के पास बहती है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में, ये भी एक ठंडी जलधारा है। फिर एक कैलिफोर्निया की धारा देखिए, ये भी ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ आ रही है, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया के पास बहती है, इसको कैलिफोर्निया, ये भी ठंडी धारा है। अगलुहास की धारा, ये देखिए, ये जो मेडागास्कर, ये अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में बहती है अगलुहास की धारा, ये देखिए रेड रंग से शो की गई है, तो ये एक गर्म जलधारा है। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में कौन सा? ए ज्वालामुखी, बी भूकंप, सी चक्रवात, डी प्रतिचक्र। इसका मतलब, इसका उत्तर है बी। सुनामी कब आती है? जब समुद्र के अंदर भूकंप आए, तब सुनामी उत्पन्न होती है। हमेशा जरूरी नहीं है कि जब भी समुद्र के अंदर भूकंप आए सुनामी होती है, लेकिन सुनामी तभी आएगी जब समुद्र के अंदर भूकंप आएगी। और जो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई थी, जिससे करीब करीब 2.5 लाख लोग मरे थे, और दक्षिण भारत का चेन्नई वाला तट काफी इससे प्रभावित हुआ था। निम्नलिखित में कौन सी तरंग केवल ग्रेनाइट चट्टानों में ही संचरण करती है? पी स्टार, एस स्टार, पी जी, एस जी, पी और एस, पी एंड एल। तो ये बहुत लॉजिक लगाने वाला है, क्योंकि जी लिखा है तो इसमें ग्रेनाइट है, तो इसका उत्तर बी वाला बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पी स्टार तरंग की खोज कोनार्ड द्वारा की गई, एस स्टार तरंग की खोज जेफरीज ने की, पी स्टार एस स्टार तरंगों द्वारा ग्रेनाइट निर्मित परत के बारे में जानकारी प्राप्त होती, पी स्टार तरंग की गति पी और पीजी के बीच होती है। तो इसके बारे में कौन सा असत्य पूछा, रॉन्ग है, तो इसका उत्तर ये सी वाला बिल्कुल सही है। पी स्टार एस तरंगों द्वारा ग्रेनाइट निर्मित परत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक्चुअली हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि जिसके अंदर जी लग जाए वो ग्रेनाइट होता है, तो पी जी एस जी ग्रेनाइट के बारे में बात होती है। बाकी सारे कथन बिल्कुल सत्य है। मेंटल और कोर के बीच स्थित है गुटेनबर्ग असंबद्धता, रैपिटी असंबद्धता, कोनार्ड असंबद्धता, मोहोरोविच असंबद्धता। बताइए, ये मैंने आपको एक प्रश्न में कराया था, कौन सा है? यदि क्रस्ट है, CRUST क्रस्ट, ये मेंटल है और ये कोर है।
तो इसमें पूछा मेंटल और कोर, ये मेंटल और कोर इसके बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाएगी बताइए? यहां पे पाई जाएगी गुटेनबर्ग। ठीक है, यहां पे कौन सी पाई गई थी? हम लोगों ने पढ़ा था मोहो। ठीक है, यहां पे मोहो पाई गई थी, यहां पे गुटेनबर्ग संबद्धता पाई जाएगी। तो इसका उत्तर कौन सा है? ए वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सी तरंग अधिकेंद्र से 120 डिग्री की दूरी पे लुप्त हो जाती है? PSL और P स्टार। ये देखिए, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का कोर है, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सी तरंग चलती है? P। और कोर में किस तरंग की उत्पत्ति प्रवेश नहीं है? S। तो ये अधिकेंद्र है, तो ये कौन सी तरंग हो गई? S 120 डिग्री पे। ठीक है, ये तो कौन सा होगा इसका उत्तर? बी वाला उत्तर बिल्कुल सही है, S तरंग। निम्नलिखित किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो उसका उत्तर है ए क्षोभ मंडल। इसका कारण क्या है? ये वायुमंडल है, ये अर्थ है, ये पोलर एरिया है और ये इक्वेटर है। ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई है और ये 18 किलोमीटर की। तो इक्वेटर पे इसकी ऊंचाई अधिक। कारण क्या है? उसका कारण है संवहन धाराएं। संवहन धाराएं काफी ऊपर तक जाती हैं, जिसके कारण इसकी जो ऊंचाई है वो इक्वेटर पे बढ़ जाती है, इसलिए इसको संवहन मंडल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? ए शीत ऋतु, बी ग्रीष्म ऋतु, सी वर्षा ऋतु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर बहुत क्लियर है, ग्रीष्म ऋतु। फिर से वैसे ही, ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, ये पोलर एरिया है, ये इक्वेटर है, ये 8 किलोमीटर है, ये 18 किलोमीटर है। तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने के कारण संवहन धाराएं ऊपर, गर्म हवाएं काफी ऊपर तक उड़ती, जिसके कारण इसकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। क्षोभ मंडल में तापमान में समान हर्ष की 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक 146 मीटर हेतु 156 मीटर प्रति किलोमीटर में 166 मीटर 176। तो इसका उत्तर है 166 मीटर। एक्चुअली क्या है, जो औसत है 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस से कमी आती है। ठीक है, और इसको यदि किलोमीटर में ले लेंगे तो 1 किलोमीटर पे है 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी। ठीक है, इस आधार पे ऊंचाई पे जाने पे तापमान में कमी आती है। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या जाता है? समताप सीमा, क्षोभ सीमा, मध्य सीमा और बाह्य सीमा। तो इसका उत्तर है क्षोभ सीमा। जो क्या है, आप ये देखिए, अर्थ है, ये क्षोभ मंडल है और ये 18 किलोमीटर पे है ना, और ये 50 किलोमीटर पे क्या है? समताप मंडल। तो ये जो बीच की जो है ना, इन दोनों को अलग करता है, ये जो मोटी सी है, इसी को हम कहते हैं क्षोभ सीमा, मेट्रोपोज। ठीक है, और ये 80 किलोमीटर पे क्या है? ये कौन सा है? मध्य मंडल। और ये क्या है? तो ये कौन सी परत हो जाएगी? इसको कहते हैं सप्ताप मंडल सीमा। ठीक है, स्ट्रेटोपोज कहते हैं। तो ये क्षोभ सीमा है जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है। विविध जलवायु और मौसमी दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? ए सप्ताप मंडल, बी बहिर्मंडल, सी अयन मंडल, डी क्षोभ मंडल में। तो अब तो ये बहुत क्लियर हो गया, ये कौन सा है? डी क्षोभ मंडल में, जो से बादल का निर्माण, चक्रवात, वर्षा, ओला, हेम, सभी प्रकार की घटनाएं कहां होती? क्षोभ मंडल में ही होती। स्थल मंडल लिथोस्फीयर में सम्मिलित है केवल ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल दोनों, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी। ये इस तरह आप बना लीजिए। ठीक है, ये मेंटल हो गया और ये क्रस्ट हो गया। तो ये क्रस्ट का संपूर्ण भाग, ऊपरी क्रस्ट, और मेंटल का ऊपरी भाग। तो फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये क्रस्ट और मेंटल को कौन सी
परत अलग करती है जिसको हम कहते हैं मोहोरिको, है ना। और ये मेंटल के दोनों भागों को कौन सी परत अलग करती है, जिसका नाम है रेपेटी। और मेंटल और कोर को कौन सी अलग करती है, जिसको कहते हैं गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। ठीक, तो इसका उत्तर सी वाला होगा, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल और मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। 22 क्वेश्चन, मेंटल के निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता है? सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम, सिलिका, लोहा। तो याद रखिएगा, सबसे पहली परत कौन सी थी? सियाल, फिर सीमा और फिर नीफे। तो ये क्रस्ट हो गया एक तरह से, याद रखो, ये मेंटल हो गया और ये कोर हो गया, है ना। तो कौन सी परत आ गई इसके अंदर? सी वाली, सिलिका और मैग्नीशियम, मतलब सिलिका प्लस मैग्नीशियम। सी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन दिशा में भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, भूमध्य रेखा और पश्चिमी भूमध्य रेखा और दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा और पूर्व। तो इसका उत्तर भूमध्य रेखा और पश्चिम। इसको थोड़ा संक्षेप में पढ़ लेते हैं। जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, ये 1912 में वैगनर ने दिया। वैगनर कहा कि प्राचीन काल में सभी महाद्वीप एक थे, जिसको उन्होंने कहा पैंजिया, जिसका वर्ड उन्होंने रखा पैंजिया। यदि मान लीजिए सारे महाद्वीप है, एक है, इसके चारों तरफ जो कौन था? पैंथालासा सागर था। ठीक है, इसके बीच में भी एक सागर था जिसको उन्होंने कहा टैथिस। टैथिस के उत्तरी भाग को उन्होंने कहा अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को कहा गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये जो पैंजिया का जो ब्रेकअप हुआ वो किस काल में हुआ? कार्बोनीफेरस युग में। पैंजिया कई भागों में बढ़ गया, जो वर्तमान में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया है। और ये जो विभाजित हुआ कार्बोनीफेरस युग में, उसके बाद ये किस तरफ इसकी दिशा हुई टूटने की, मूवमेंट की? भूमध्य रेखा और पश्चिम की ओर हुई। देखिए, वैगनर के अनुसार पैंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? देखिए, मैंने अभी ये प्रश्न कराया था तो बहुत आसानी से लगा लेंगे। ए कैम्ब्रियन, बी पर्मियन, सी कार्बोनीफेरस और डी प्रीकैम्ब्रियन। तो इसका उत्तर होगा सी कार्बोनीफेरस। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, चतुष्फलक सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। 25वां, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला न्यूनतम सिद्धांत कौन सा? टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, चतुष्फलक परिकल्पना और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। यदि आप इन सभी प्रश्नों को अलग अलग रूप से देखा जाए तो टेलर का जो महाद्वीपीय सिद्धांत है वो कब आया? वो आया 1910 में, जो वास्तव में पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित था। ठीक है, फिर वैगनर का आया 1912 में, जो ठीक है, और जो चतुष्फलक सिद्धांत था वो लोथियन ग्रीन का था। लोथियन ग्रीन का यह सिद्धांत था। और जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत था अभी हम लोगों ने पढ़ा 1962 में हैरी हैस के द्वारा। तो इसमें सबसे नवीनतम कौन सा है? डी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। निम्न कौन सी ठंडी स्थानीय हवा है? मिस्ट्रिल कहां चलती है? फ्रांस में चलती है। बोरो कहां चलती है? यह बताया था। एड्रियाटिक तट पे चलती है, यह भी कोल्ड एयर है। पैम्पीरो अर्जेंटीना में चलती है और यूराग्वे में चलती है, यह भी कोल्ड करंट है। तो इसका मतलब ये चारों उत्तर बिल्कुल सही है। कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी अल्प्स के विमुख ढाल पे बहती है? तो ए फोन है। ये कौन सी है? कोल्ड विंड थी कि कौन सी विंड थी? जल्दी बताइए, वार्म विंड थी कि कोल्ड विंड थी? फोन वाली।
ये वार्म विंड थी। मृस्टिल क्या है? कोल्ड विंड है। सिलाको भी वार्म विंड है। चिनूक भी वार्म विंड है। ये मृस्टिल चलती है फ्रांस में, चिनूक चलती है कनाडा फ्रांस में, और सिराको चलती है भूमध्य सागर से इटली की ओर। ये तो बहुत जल्दी कर लेंगे। चिनूक कहाँ चलती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है, तो ए वाला बिल्कुल सही है। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल। सिराको कहाँ चलती है? इटली में चलती है, तो ये बी वाला बिल्कुल। और ब्रिक फील्ड मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया में चलती है, तो ये ए वाला उत्तर बिल्कुल ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा कहते हैं? सिमूम, समून, सिराको, शामल। तो इसका उत्तर है सी, सिराको। सिमूम भी वार्म करंट है, लेकिन ये अरब में और सहारा मरुस्थल में चलती है। शामल भी वार्म करंट है, ये अरब, ईरान, इराक के मरुस्थल में चलती। जो सामून है ये भी वार्म करंट है, लेकिन ये ईरान में चलती है। ठीक है, तो इसका उत्तर सिराको बिल्कुल सही है। ये कहाँ चलती है? इटली में, जिसको रक्त की वर्षा कहते हैं। कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से जाता है? तो इसका उत्तर है ए, चिनूक। चिनूक कहाँ चलती है? कनाडा में, फोन अल्प्स पे, सिराको इटली पे, ये भी वार्म है, और हरमंटन पश्चिम अफ्रीका। सुंडा गर्त स्थित है सुमात्रा के दक्षिण में, सुमात्रा के उत्तर में, चागोस द्वीप के उत्तर में, चागोस द्वीप के दक्षिण में। तो इसका उत्तर क्या है? ए का सुमात्रा के दक्षिण में। ये देख रहे हैं बेटा, आप लोग देख रहे हैं, ये जावा है और ये सुमात्रा है, और ये कौन से यहाँ पे लिखा है? जावा ट्रंच लिखा है। ये एक्चुअली सुंडा ही ट्रंच है, जो 7,725 मीटर गहरा है और कोको आइलैंड के पास है। ये कोको आइलैंड यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये जो ट्रंच है यहाँ पे, ये देखिए ये वाला भाग, और ये किसका? सुमात्रा के दक्षिण में है और हिंद महासागर में है। प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ए, महासागरी तरंग, बी, चक्रवात, सी, ज्वार भाटा, डी, उपसागरी भूकंप। तो इसका उत्तर है सी, ज्वार भाटा का। और इंग्लिश में इसको कहते हैं, प्रगामी तरंग सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। और ये जो दिया गया था, किसने दिया था? इसको दिया था विलियम वेवल ने दिया था। लिख लीजिए, विलियम वेवेल ने इस सिद्धांत को दिया था, जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, डी, चंद्रमा और पृथ्वी का। तो इसका उत्तर सी वाला बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है और ये सूर्य है। लेकिन चूंकि चंद्रमा, मून यहां लिख लेते हैं, यहाँ पे सन लिख लेते हैं, और इसको अर्थ, क्योंकि चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के पास ज्यादा है, तो यही कारण है कि ज्वार भाटा में चंद्रमा का जो योगदान है सूर्य की अपेक्षा काफी अधिक है। असाधारण रूप से उच्च और निम्न ज्वार जो अमावस्या पूर्णिमा को, जबकि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के लगभग एकांती तो आते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ए, स्प्रिंग ज्वार। ये कब आता है? जब मून, अर्थ और सन एक सीध में हो तब ये आता है। इसको स्प्रिंग टाइड कहते हैं, वृहद ज्वार कहते हैं। और जब तीनों एक लाइन में होते हैं तो इस स्थिति को कहते हैं सिजगी। इंग्लिश में इसको लिखते हैं SYZ YGY। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ SYZ YGY। इस स्थिति को हम सिजगी कहते हैं, जब मून, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में हो तो स्थिति को सिजगी कहा जाता है। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समानांतर होता है 12 घंटे 16 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट, 24 घंटे 32 मिनट, 24 घंटे 52 मिनट। तो इसका उत्तर है 24 घंटे 52 मिनट। इसका कारण क्या है कि ये पृथ्वी है और ये मून है, ये अर्थ है। किसी भी स्थान को मून के नीचे आने में क्या लगता है? 24 घंटे लगता है, लेकिन चूंकि मून भी मूवमेंट कर रहा है और पृथ्वी भी मूवमेंट कर रही है, तो यही कारण है कि जो स्थान एक बार मून के नीचे आता है वो दोबारा 24 घंटे ना आके वो 52 मिनट देरी से आता है। इसलिए कोई भी स्थान
मून के नीचे दोबारा आने में कितना समय लगता है? 24 घंटे 52 मिनट का समय लेता है।